तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नंबर 12 लेकर। इससे पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर उन्हें देख लीजिए। और आज की जो वीडियो होने वाली है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, आज की वीडियो हम निकालेंगे। इससे पहले हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल चुके हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, दमदार और मज़ेदार वीडियो होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है और नोट भी करते जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। तो हम किसके कारण निकाल रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण निकाल रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव, चित्र बनाना आना चाहिए सब, इसी से आपकी पूरी जो भाषा हो इसी से लिखी जाती है। तो मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी है। इसका मध्य बिंदु ओ है। इसकी एक लंबवत रेखा, क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा, यानी इसी को बोलते हैं कौन सी? निरक्षीय स्थिति। क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव के एक लंबवत रेखा को क्या बोला जाता है? निरक्षीय स्थिति बोला जाता है, निरक्षीय रेखा बोला जाता है। तो इसी मध्य बिंदु से एक आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है? एक बिंदु पी है, जिसकी यानी हम इन रेखा को मिला दें हम अगर, तो देखिए इस प्रकार। ठीक है, चलो ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी और बिंदु A पर माइनस Q आवेश है, बिंदु B पर प्लस Q आवेश है। ठीक है, तो यानी क्या पढ़ लिया? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जब इसके A पर माइनस Q आवेश तथा B पर प्लस Q आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से एक लंब अर्धक रेखा से R दूरी पर एक बिंदु P है। एक लंबवत रेखा पर से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब देखिए, फिर देखेंगे कि यहाँ पर ये मेन पॉइंट समझना है। प्लस Q आवेश से P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण, किसके? प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी? मान लेते हैं इसे E1 मान लेते हैं। इसी प्रकार माइनस Q आवेश से P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने देखिए अब अक्षीय स्थिति में पढ़ा था, तो हम क्या पढ़ते थे कि मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु, यहाँ से P बिंदु है, P बिंदु से एक रेखा यानी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मानते थे इस साइड, और एक मानते थे किस साइड? माइनस Q प्लस Q आवेश के लिए आगे की ओर, और माइनस Q आवेश से पीछे की ओर E2 मानी थी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? इसी दिशा में है और इसी दिशा में क्या होगी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खींच देते हैं, क्या होगी? E2। क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 होगी, और इनकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी E। परिणामी तीव्रता क्या होगी? E हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ एक बात और देखते हैं। अब हम क्या करें, अगर मान लो हम इसी E1 पर इस पर एक लंब मानकर, एक लंब डालकर एक और E1 पर एक बिंदु और बनाएं, तो एक लंबवत रेखा की, तो लंबवत के लिए यहाँ पर होगा E1 साइन थीटा। क्या लेते हैं? E1 पर, यानी हमने मान लिया कि P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 ली है, उसके लिए हम दो घटकों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं हम लंबवत और एक बांटते हैं समांतर। तो हम मानते इसी पर एक लंब मानकर, E1 पर लंब मानकर इसकी लंबवत रेखा खींची, तो E1 साइन थीटा। जहाँ पर लंबवत लिखा देखिए तो क्या है? साइन का मान है, क्या है? साइन की लिख रहे हैं, तो लंबवत साइन। और इसके समांतर रेखा, इसी की हम क्या होगी? ये समांतर रेखा होगी, तो इस पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? इस पर परिणामी यानी E1 की क्या होगी? तो E1 कॉस थीटा। क्या हो जाएगी? E1 कॉस थीटा। अब इसी प्रकार हम E2 के लिए मान लो लंबवत के लिए लिखें, तो E2 के लिए इसी की बिल्कुल सेम इसी दिशा में हम एक और रेखा खींच लें, क्या? किस पर लंब मानकर? E2 पर लंब मानकर। तो यहाँ पर क्या होगी? E2 साइन थीटा। क्या हो जाएगी? E2 साइन थीटा। और इसकी समांतर रेखा क्या हो जाएगी? E2 कॉस थीटा। समांतर के लिए कॉस थीटा और लंबवत के लिए साइन थीटा। ठीक है, तो ये आएगी, देखिए इसके E1 के लिए साइन थीटा, बिल्कुल देखो ये, लेकिन ये दोनों क्या है? एक ही दिशा में है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए, और इस पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? यानी टोटल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? तो E बराबर हो जाएगी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगी। इसको आप ध्यान रखना, इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, हमने अब लिखना कैसे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके बिंदु A पर माइनस Q आवेश, बिंदु B पर प्लस Q आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से लंब अर्धक
दूरी पर यानी r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। फिर हमने यहाँ पर E1 और E2 को दो भागों में, एक लंबवत और एक समांतर रेखा में बांटा। तो देखिए, तो लंबवत में क्या होगा, एक दूसरे के, देखिए E1 की लंबवत रेखा कौन सी होगी, E1 sin थीटा, और E2 की क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा। और इसके E1 की समांतर रेखा यानी ये दोनों एक है, इसी दिशा में है, एक ही दिशा में, देखिए परिणामी दिशा है, दोनों की दिशा कैसी है, समांतर है, यानी एक ही दिशा में है। तो इन पर क्या होगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हो जाएगी। बस इतना आपको लिखना है। यानी कैसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P है, मध्य बिंदु O से लंबवत, कैसे सुनिए क्या लिखेंगे, लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। और यहाँ पर आप थोड़ा सा और देखिए कि मान लीजिए यहाँ से अगर इन दोनों की दूरी की बात करें तो बिंदु O तक इसकी दूरी है L और इसकी भी क्या होगी, यहाँ पर L हो जाएगी। यानी टोटल क्या हो जाएगी, इनकी दोनों की दूरी क्या है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, यानी जो दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए हैं। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। इतनी बात हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार चित्र बन जाएगा और ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम अपने सूत्र के लिए निकालते हैं। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले प्लस क्यू आवेश, देखिए अब प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी, अब हमें क्या दूरी भी चाहिए, यानी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने सूत्र पढ़ा होगा। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तीव्रता का सूत्र क्या हो जाता है, तीव्रता का सूत्र पढ़ा हमने, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है कि नहीं। अब हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो हम सबसे पहले दूरी निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश से P बिंदु, यानी दोनों तो एक की निकाल लेते हैं, बस देख लेते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम एक त्रिभुज देखेंगे कौन सा, इस मान लेते P, अगर हम लंब, इस लंब की यानी इसके एक त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज है यहाँ से, यानी PAO मान लीजिए एक त्रिभुज है। इसी प्रकार POB दूसरा त्रिभुज है। अगर हम एक त्रिभुज की निकाल लें तो इसकी भी सेम टू सेम वैसी उसकी निकल आएगी क्योंकि ये दोनों के बराबर त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज कौन से, PAO से, त्रिभुज कौन से, PAO से। तो आपने पढ़ा होगा कि जब त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज होता है, मान लीजिए PAO हो गया, तो यह होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण, होता है कि नहीं। कर्ण, लंब और आधार आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो त्रिभुज से कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, आपके देखिए लंब, देखिए आधार क्या है आपका, यहाँ पर देखिए आधार क्या है, आपका L और लंब क्या है R।
तो क्या लिखिए आर स्क्वायर। लंब देखिए कि लंब क्या है, दूरी क्या है आर, इसकी भी वही दूरी होगी, इसकी भी वही दूरी, इसके लिए भी आर लंब होगा इस त्रिभुज के लिए, इसके लिए भी आर क्या होगा लंब होगा। तो आर स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, यहाँ पर देखिए आधार क्या है एल, तो एल स्क्वायर। वो हमें कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण हम लिख देंगे, अभी हम कर्ण को हमें निकालना है। तो फिर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी इसका क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर है इन पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कर्ण। यानी ये दूरी कितनी निकल आई, ये दूरी कितनी निकल आई रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसकी भी सेम होगी वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी जो कर्ण निकल आया। तो क्या होगा, तो लंब पता था हमें आर था, आधार में पता था एल था, लेकिन कर्ण नहीं था, तो हम क्या लिखा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी अब माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, यानी माइनस क्यू या प्लस क्यू से दोनों की दूरी क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों की पी बिंदु तक की दूरी, या दूरियां कह सकते हैं, दूरी कितनी है आर स्क्वायर रूट में क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। क्या है, दोनों की दूरियां सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब आप कर सकते हो गणना, अतः आप कह सकते हैं अब एक त्रिभुज प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है प्लस क्यू का E1 क्या है E1, तो हम क्या लिखें E1 बराबर क्या हो जाएगी, सूत्र क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा Q बटे R क्या होगी, देखिए आर स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ से की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर स्क्वायर प्लस रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इन सब का क्या है देखिए क्या है आर का क्या है स्क्वायर, तो इनका होगा स्क्वायर। अगर इनका स्क्वायर होगा तो इनका वर्गमूल घट जाएगा, यानी स्क्वायर क्या होगा वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या लेंगे वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा तो क्या बचेगा, तो अब क्या लेंगे तो क्या बचेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे सिर्फ क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इससे जो वर्ग है स्क्वायर है इसके वर्गमूल को हटा देगा, तो इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे मान लेंगे आप समीकरण 1। इतनी बात समझ में आई तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, और हम इसे करने वाले हैं साफ, और इसके बाद हम इसके आगे और हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हम इसी प्रकार आपके लिए और नई वीडियो लाएंगे। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, इसको करते हैं साफ। चलिए तो अब देख लेते हैं अपन, अब क्या लिखें माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता। ठीक है पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी, अब देखिए अब माइनस क्यू आवेश के कारण लिख रहे हैं तो क्या थी E2, क्या होगी E2 बराबर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगी, दूरी क्या है सेम वही है आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट में वर्गमूल हो जाएगा और क्या हो जाएगा इनका स्क्वायर, तो वर्गमूल क्या कर देंगे हटा देंगे जैसे इसमें किया था सेम टू सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचेगा क्यू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसे मान लेंगे आप समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, वो हमने यहाँ पर P बिंदु पर तीव्रता कितनी पड़ी E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए चलो देखते हैं, पहले क्या लेंगे P बिंदु पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, E बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो देखिए क्या होगी, अब देखिए यहाँ पर E1 व E2 ऐसे E1 व E2 एक ही दिशा में है, और दोनों की दिशा कैसी है, यहाँ पर देखिए एक ही लाइन पर है, और दोनों की दिशा कैसी है विपरीत, E1 साइन थीटा वहाँ पर है और E2 क्या है साइन थीटा नीचे की, यानी दोनों की दिशा कैसी है विपरीत। तो विपरीत दिशा होने के कारण इनका मान नहीं लिया जाता, यानी इनका कर देंगे हम हटा देंगे, यानी इनका कोई मान नहीं होगा, इनको हम नहीं लेंगे। क्या लेंगे समांतर, किसके लिए लेंगे E1 कोस थीटा और E2 के, क्योंकि ये एक ही दिशा में है, यानी इनकी दिशा कैसी है समांतर, यानी ये जो एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जा रही हैं, वो एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होंगी कम हो जाएंगी, यानी दूरी हो जाएंगी अलग हो जाएंगी,
अलग हो जाएंगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं। E1 और E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक दिशा में जाएंगे, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी नहीं। दोनों की दिशा कैसी है, समांतर। एक कैसी है, लंबत, लंबत दूर दूर जा रही, लंबी होती जा रही है, तो क्या होगी, समांतर और लंबत। तो हम कह लेंगे E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, यानी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर क्या हो जाएगी, E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आपके लिए जो E1 का मान और E2 का मान दोनों सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं। देखिए सब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम टू सेम है। यानी क्या है कि E1 बराबर क्या है, यहाँ पर E2 है, E1 बराबर क्या है, E2 है। यानी यहाँ पर देख सकते हो कि अगर E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, यानी ये कह सकते हैं ऐसे लिख दो चाहे, E1 कोस थीटा बराबर क्या है, E2 कोस थीटा, दोनों के मान बराबर हैं। तो अब E1 की जगह शायद कुछ भी लिख दूँ, E1 कोस थीटा यहाँ पर मान लीजिए कैसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए हम इसे E1 की जगह हम E2 कोस थीटा लिख देते हैं, या फिर इसके लिए E2 कोस थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, E1 कोस थीटा। तो क्या लेंगे, E1 कोस थीटा जो लिखा ही है पहले से, फिर दोबारा हम क्या लिखते हैं, E2 की जगह क्या लिखते हैं हम, E1 कोस थीटा, यानी दोनों के मान बराबर हैं, दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगी, E1 कोस थीटा क्या हो जाएंगे, 2E1 कोस थीटा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे नहीं। तो हम थोड़ा, आप इससे कोई काम नहीं है, वैसे करते हैं हम साफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कर लीजिए कि यहाँ पर नोट करते जाइएगा, फिर एक बार और समझा देंगे हम, ठीक है। इतनी बात होगी। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या पढ़ चुके हैं, E बराबर क्या हो गया, 2E1 कोस थीटा हो जाएगा नहीं, 2E1 कोस थीटा। अब हम क्या करें कि दोनों में से कोई एक मान लेकर यहाँ पर हम E1 की जगह हम रख दें, यानी क्या हो जाएगा, E बराबर 2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा नहीं, इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, पढ़ा है कि नहीं, लाल बटे कक्का, यानी अब इस पर होता है साइन और इस पर होता है कॉस, इस पर होता है टेन। तो हमें जैसे ज़रूरत किसकी है, कॉस की। तो कॉस यानी ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, और हम जो त्रिभुज बनाए थे उसमें आधार क्या था, एल, और कर्ण क्या था इसमें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चित्र बना था उसमें देख लेंगे। तो क्या है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं हम, लिखेंगे कैसे हम कि मान लीजिए इसे तो हम अलग लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q लिख देते हैं, 2Q इसके 2 के लिए Q के पास पहुंचा देते हैं, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू, यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो अब क्या था हमारा, आधार क्या था, देखिए लिखेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार क्या था हमारा एल, और कर्ण क्या था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, था कि नहीं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार क्या था एल और ये था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए एक मान देखते हैं, मान लेते हैं कि आर स्क्वायर का मान बड़ा है एल स्क्वायर की अपेक्षा, तो हम क्या है, आर स्क्वायर का मान लेते हैं किससे बड़ा है, एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर के मान को हम हटा देंगे इस जगह से, केवल क्या रहेगा यहाँ पर, आर स्क्वायर का मान। तो हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q, एल के लिए भी हम इसमें मिला देते हैं, गुणा में है देखिए वही, और यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर रह जाएगा, एल का मान क्या कर देंगे हम हटा देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वर्गमूल होगा, तो यानी किसका, आर, एल तो हट चुका है, एल को तो हमने हटा दिया, अब क्या बचा, रूट में आर स्क्वायर। अब ये रूट का आर स्क्वायर हटेगा, यानी इसका वर्गमूल होगा, तो क्या बचेगा, आर बचेगा नहीं, वर्गमूल होगा आर स्क्वायर का, तो क्या बचेगा, केवल आर। तो अगर जब आर का आर में गुणा होगा तो कितनी हो जाएगी, आर की घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, नहीं बचेगी नहीं, ये आर का भी इसमें गुणा हो जाएगा। तो क्या ऐसे हम पढ़ते हैं, मान लीजिए √4 लिखा है, तो √4 का मतलब कितना है, कितने का वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल। इसी प्रकार आर का स्क्वायर यानी किसका वर्गमूल है, आर का, ठीक है। तो हम लिख देंगे E बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार देखिए, अब आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा, कि P बराबर क्या पढ़ा हमने, 2QL, क्या पढ़ा है, P बराबर 2QL। तो यहाँ पर देख रहा होगा 2QL बराबर क्या है, P, तो हम क्या लिख देंगे, P इंटू क्या बचेगा, RQ। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम,
इस प्रकार आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें चाहे एक के परावर्तनांक वाले माध्यम रखते हैं तो यहाँ पर के लिखा होता है और वायु निर्वात में उसका मान एक ही होता है, तो उसके मानते नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा, निकल आएगा इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है, तो हम समझाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।